गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग राजनीतिक आधुनिकीकरण पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन की अवधारणा की चर्चा करेंगे। पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन दरअसल सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद तृतीय विश्व में उभरती हुई राजनीतिक प्रक्रिया और उसकी दिशा को अध्ययन करने के लिए आधुनिक राजनीतिक शास्त्रियों ने के प्रयास का नतीजा है। एडवर्ड शील, हंटिंगटन, रॉबर्ट वार्ड इत्यादि विद्वानों ने जब तृतीय विश्व के राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन प्रारंभ किया तो उसके अंतर्गत उन्होंने इस नवीन राजनीतिक अवधारणा या मॉडल का विकास किया, जिससे वहाँ की राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझने में सहायता मिली। पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन दरअसल एक परिवर्तन की दशा है, जहाँ तृतीय विश्व देशों के राजनीतिक प्रक्रिया में ट्रांजिशन देखने को मिला, परिवर्तन देखने को मिला, संक्रमण देखने को मिला, जहाँ परंपरागत राजनीतिक व्यवस्था से व्यवस्था बदल करके आधुनिकता की ओर जा रही थी। इसी ट्रेंड्स का अध्ययन जब किया तो पाया गया कि अत्यंत जटिल प्रक्रिया के रूप में सामने आ रही थी। बहुत सारे फैक्टर, तत्व एक साथ जो है परिवर्तित हो रहे थे और ये सारे तत्व एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़े हुए थे कि इस प्रकार से इंटर रिलेटेड थे कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमेना बना रहे थे। परंतु एक बात बहुत साफ थी कि ये जो परिवर्तन की दिशा थी वो यूनिलीनियर थी, वो एक दिशा में बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। और इस पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन में जो मॉडल उभर करके सामने आ रहा था वो यूरोपियनाइजेशन का था, यूरोपीयकरण का था। यूरोप के पश्चिमी देशों की राजनीतिक व्यवस्था जहां पहुंच गई है वहीं वो उसी ओर पहुंचने का प्रयास था। लेकिन यह एक ट्रेंड था। बहुत सारे राज्यों में परिवर्तन की दिशा जो है यूरोपियन नहीं थी, बल्कि और डिफरेंट जो है दिशा में भी जाती हुई दिख रही थी। साथ ही एक मिश्रित जो है प्रक्रिया थी। इसमें सभी प्रकार के परिवर्तन, आधुनिकीकरण, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सभी एक साथ चल रहे थे और सभी एक दूसरे से गहरे रूप से जुड़े हुए थे। इसलिए एक दूसरे को, एक प्रक्रिया को दूसरी प्रक्रिया से अलग करना संभव नहीं था। एक और चीज जो सामने आई वो देखने को मिली कि ये मल्टी लेयर जो है प्रक्रिया थी, बहुस्तरीय प्रक्रिया थी, डिफरेंट लेयर्स पर चेंज आ रहे थे। इसको थोड़ा सा और समझें तो पाएंगे कि बहुत सारे स्तर पर जो चेंज आ रहा था, उसमें एक स्तर था मनोवैज्ञानिक स्तर, साइकोलॉजिकल लेवल पर लोगों की मानसिकता में परिवर्तन आ रहा था और राजनीतिक आधुनिकी की प्रक्रिया में व्यक्तियों के मूल्यों, दृष्टिकोण और आकांक्षाओं में परिवर्तन दिखाई दे रहा था। दूसरा जो लेवल था वो बौद्धिक था। बौद्धिक स्तर पर जो है व्यक्ति को अपने वातावरण की जानकारी के बारे में अत्यधिक वृद्धि हो रही थी। वो अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से जान रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था और उस ज्ञान विज्ञान को वो अपने भौतिक सुख की चीज़ों को तैयार करने के लिए, उसको बनाने के लिए, या यूँ कहें कि द नॉलेज वॉज बीइंग यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म द मटेरियल कंडीशंस ऑफ देयर लिविंग्स। तो ये बौद्धिक स्तर पर ये परिवर्तन दिखाई दे रहा था। पॉपुलेशन के स्तर पर जो परिवर्तन दिखाई दे रहा था वो था कि लोगों का जीवन स्तर में लगातार सुधार आ रहा था। लोगों के स्वास्थ्य, उनकी आयु में वृद्धि हो रही थी और लोगों की मोबिलिटी बढ़ रही थी, गतिशीलता बढ़ रही थी। लोग का पलायन हो रहा था, ग्रामीण से जो है शहरों की ओर हो रहा था, जिससे जैसे जो है ना माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज हो रहा था। और अर्बन एरिया में माइग्रेशन की वजह थी कि वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था और इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की मोबिलिटी की वजह से जो है जो पुरानी संरचनाएं थी सामाजिक स्तर पर, वो टूट रही थी। पुरानी सामाजिक संस्थागत संगठनात्मक जो व्यवस्था है वो टूट रही थी। लोगों की निष्ठा जो
सामाजिक संरचना और संगठन के प्रति थी, उसमें धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा था। परिवार, ग्राम, जाति इत्यादि प्राथमिक समूहों के स्थान पर लोग ऐच्छिक एवं अन्य समूह के प्रति अपनी निष्ठा और भक्ति को परिवर्तित कर रहे थे। लोगों की लॉयल्टी जो है वो शिफ्ट हो रही थी, और इस सब के पीछे जो ड्राइविंग फोर्स दिखाई दे रहा था वो आर्थिक स्तर पर परिवर्तन था। कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था में एक गति दिखाई दे रही थी, और गति उद्योग और व्यापार की तरफ था। उद्योग और व्यापार के विकास के कारण लोगों की मोबिलिटी भी बढ़ रही थी, सामाजिक संरचनाएं भी टूट रही थी, समाज के जो है पुराने जो मूल्य थे वो भी बदल रहे थे, लोगों के जीवन स्तर भी बेहतर होते जा रहे थे, लोगों के साथ समस्या भी आती जा रही थी, और ये सारी चीज़ों ने जो है राजनीतिक संस्थाओं पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया था। तो कुल मिलाकर के ये पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन एक जटिल प्रक्रिया है। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इट इज़ अ मिक्स्ड प्रोसेस, इट इज़ अ मल्टीफैसेटेड प्रोसेस, इट इज़ ए यूनिलीनियर प्रोसेस। और इस सभी परिवर्तन की दिशा को जब समझने का प्रयास किया गया तो राजनीतिक शास्त्रियों ने इसके जो है जो परिवर्तन की दशा का जो अध्ययन किया, तो इसमें कुल विशेषताओं का अध्ययन किया। उन्होंने कुछ विशेषताओं को उभार करके लोगों के सामने रखा, और इस तरीके से वो मॉडर्नाइजेशन को समझने की कोशिश करने लगे। पहली चीज जो उनको स्ट्रक्चर लेवल पर दिखाई देती है, संस्थागत स्तर पर दिखाई दे रही थी कि संस्था में विभेदीकरण बढ़ रहा था, स्पेशलाइजेशन बढ़ रहा था, निरंतर वृद्धि हो रही थी इसमें। जब संस्थाओं के कार्यों में वृद्धि हो रही थी तो संस्था जो है अपने आप को बाइफरकेट करती जा रही थी। बाइफरकेशन के साथ साथ उसमें स्पेशलाइजेशन आता जा रहा था, विशिष्टीकरण आता जा रहा था। लेकिन विशिष्टीकरण के साथ साथ ऐसा नहीं हो रहा था इसमें विखंडन हो रहा था, ऐसी बात नहीं हो रही थी। जहाँ एक और जो है जो संस्थाएं स्पेशलाइज हो रही थी, उसके साथ ही साथ जो है इंटीग्रेशन भी बढ़ रहा था, इंटीग्रेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। इंटीग्रेशन का अर्थ यहाँ पर इस प्रकार से है कि सभी जो संस्थाएं हैं वो सभी जो है का मूल उद्देश्य जो है व्यवस्था को परिवर्तित करने का, और व्यवस्था को सकारात्मक दिशा में परिवर्तित करने की योजना से आगे बढ़ रहा था। ये जो स्ट्रक्चरल चेंजेस थे, संस्थागत जो परिवर्तन थे, इस संस्थागत परिवर्तन के साथ साथ राजनीतिक व्यवस्था में एक कैपेसिटी भी बढ़ रही थी, क्षमता का भी विकास हो रहा था। जहां अब तक राजनीतिक व्यवस्था केवल लोगों को बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा एवं आंतरिक अराजकता से मुक्ति दिलाने में ही सक्षम थी, अब राजनीतिक व्यवस्था की कैपेसिटी, क्षमता बढ़ती जा रही थी, और वो समाज में भीतर तक प्रवेश करने की क्षमता विकसित कर रही थी। स्ट्रक्चरल जो विस्तार है, संस्थागत विस्तार जो है, वो समाज के भीतर तक जा रहा था, और वहाँ से वो समाज के लोगों की समस्याओं को समझने और उसका निदान ढूंढने में ज़्यादा सक्षम दिखाई दे रहा था। जनसंख्या के स्तर पर, समाजता के स्तर पर, लोगों को लामबंद करने के स्तर पर भी परिवर्तन आ रहा था। लोगों को जैसे जैसे समाज में स्त्रीकरण टूट रहा था, लोगों का विश्वास इक्वालिटी की तरफ बढ़ता जा रहा था। लोगों को अधिकार जो है समानता के आधार पर दिए जाने लगे। राजनीतिक प्रक्रिया में जो सहभागिता है वो बड़ी तेजी से बढ़ रही थी, और वो जो है जनसंख्या की जो मोबिलिटी और जनसंख्या को दिए जाने वाले अधिकार है उसमें जो है इक्वालिटी ज़्यादा दिखाई दे रही थी। तो दूसरी ओर सहभागिता जो है वो मल्टी लेयर्ड हो रही थी, बहुत तेजी से बढ़ रही थी। केंद्र से लेकर के स्थानीय स्तर तक संस्थाएं जो है वो डेमोक्रेटाइज होती जा रही थी। तो जो अब तक कुछ व्यक्तियों या कुछ परिवारों तक जहाँ सत्ता सीमित थी, वो सत्ता के भागीदार जनसंख्या में जो है वितरित होती जा रही थी। जनसंख्या जो उसमें अकोमोडेट होती जा रही थी, अधिक से अधिक लोगों का पार्टिसिपेशन जो है वह राजनीतिक प्रक्रिया में दिखाई देने लगा था। साथ ही साथ जो है जब डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा था, जब जनता राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदार बन रही थी, तो शासन व्यवस्था
का जो दायित्व है जनता के प्रति वह भी लगातार बढ़ता जा रहा था। लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही थी, लोगों की आकांक्षाएं बढ़ती जा रही थी, और राजनीतिक व्यवस्था जो अब आ रही थी जिसमें जनता अपने इच्छा से शासक को चुन रही थी, शासक को चुनने का काम कर रही थी, सरकार में भागीदार बन रही थी, उस शासन को की भागीदारी के साथ साथ शासन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व भी जनता के प्रति लगातार बढ़ रहा था। क्योंकि निश्चित अवधि में जो चुनाव हो रहे थे और चुनाव के दौरान जो शासक को चुनने का जो अधिकार मिला हुआ था, इसके कारण शासक से, राजनीतिक व्यवस्था से लोगों की आकांक्षाएं बढ़ती जा रही थी। तो शासन का भी उत्तरदायित्व लगातार बढ़ता जा रहा था, और इसीलिए शासन अपने में जो है संसाधनों को एकत्रित करने और रीडिस्ट्रीब्यूशन करने की दिशा में अपनी शक्ति को बढ़ाती जा रही थी। जैसे जैसे राजनीतिक व्यवस्था जो है लोगों के साथ जुड़ती जा रही थी, लोगों के पार्टिसिपेशन या सहभागिता को बढ़ाती जा रही थी, और सहभागिता के आधार पर लोग जो है सत्ता को अपने लिए उपयोगी मान रहे थे, वैसे वैसे राज्य जो है वो अपनी क्षमता में भी जो है तेजी से विकास कर रही थी, और ताकि वो जनता की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को जो है वो पूरा कर सके। तो कुल मिलाकर के पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन पर यदि दृष्टि डालें तो हर एक स्तर पर बदलाव आ रहा है। स्ट्रक्चरल लेवल पर जहाँ इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस न केवल मजबूत हो रहे हैं बल्कि इसमें स्पेशलाइजेशन आ रहा है। स्पेशलाइजेशन के साथ साथ ही वो एक दूसरे से इंटीग्रेट भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि विखंडन हो रहा है, एक दूसरे से इंटीग्रेट होकर के जो एक सभी का जो फोकस है वो होलिस्टिक हो रहा है। दूसरा लेवल जो है वो लोगों की जागरूकता पर है, लोगों की मांग पर है, लोगों के बीच जो है लोगों के जो है आचार विचार में परिवर्तन के आधार पर जो है उस पूरी जो है जनसंख्या के संदर्भ में जो इक्वालिटी की मांग है, इक्वल पार्टिसिपेशन की मांग है, वो बढ़ रही है। और तीसरे स्तर पर जो है जो पॉलिटिकल सिस्टम की कैपेसिटी है वो भी लगातार बढ़ रही है। जो अब तक बहुत सीमित थी वो अब जो है कोने कोने तक फैल रही है। तो राजनीतिक आधुनिकीकरण में जो ये देखने को मिला कि तृतीय विश्व के देशों में भी जो व्यवस्था थी, जो परंपरागत व्यवस्था थी, उस परंपरागत व्यवस्था का रुझान जो है वो मॉडर्नाइजेशन की ओर है। और मॉडर्नाइजेशन का जो मॉडल उनके सामने था वो मूल रूप से यूरोपियनाइजेशन का था, यूरोप की व्यवस्था का था। और इसी के यूरोप की व्यवस्था का जो मॉडल है उनके पास, उसी को जो है अचीव करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बहुत सारे देशों में मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया चल रही थी, परिवर्तन की दिशा, लेकिन जो है वो पश्चिमीकरण नहीं था, यूरोपीयकरण नहीं था, बल्कि जो है परिवर्तन की दिशा दो मॉडल और हमारे सामने दिखाई दे रहे थे। एक तो जो है सोवियत संघ का मॉडल था, जो आधुनिक रूस है, उसका मॉडल लोगों के सामने था, लोग उसकी तरफ भी जो है बढ़ रहे थे। बहुत सारे देशों में जो परिवर्तन की दिशा थी वो समाजवाद की ओर था। तीसरी तरफ जो है वो जापान भी एक मॉडल के रूप में उभर रहा था, जहाँ डेमोक्रेसी को वहाँ के परंपरागत मूल्यों के साथ जो है मिला दिया गया था। वहाँ पर डेमोक्रेसी जो है वो उस रूप में नहीं बढ़ रही थी, और वहाँ के सोसाइटी का या वहाँ की व्यवस्था का डेमोक्राटाइजेशन इस रूप में नहीं हुआ था जैसा कि जो है पश्चिमी देशों में मिलता है। जापान में डेमोक्रेसी भी थी पॉलिटिकल लेवल पे, और जो है जो वहाँ के लोकल जो मूल्य हैं उनको भी जो है प्राथमिकता दी जा रही थी। तो इस तरह से जो है एक मॉडल नहीं थे आधुनिकीकरण के, बल्कि कई मॉडल थे जिसकी ओर जो है इनका झुकाव बढ़ता जा रहा था। तो ये एक तरीका था, एक अप्रोच था जिसका अध्ययन जो है इन लोगों ने किया और तृतीय विश्व की व्यवस्थाओं को समझने की कोशिश की। इस संदर्भ में एडवर्ड शिल ने एक बहुत ही पाथ ब्रेकिंग अध्ययन प्रस्तुत किया। उन्होंने आधुनिकता को एक मॉडल मानते हुए, प्रतिमान मानते हुए, उन्होंने पूरे संसार की राजनीतिक व्यवस्था का एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। वर्गीकरण में उन्होंने मूल रूप से दो प्रकार के वर्गीकरण किए हैं। इस मॉडर्नाइजेशन को आधार मानते हुए कि किस देश में पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन
राजनीतिक आधुनिकीकरण की क्या स्थिति है, इसको आधार मानते हुए उन्होंने पहले दो वर्गों में विस्तृत किया है, एक प्रजातंत्र और दूसरा वर्गतंत्र। संसार के सभी व्यवस्थाओं को उन्होंने दो वर्गों में बांटा है। प्रजातंत्र के अंतर्गत उन्होंने दो प्रकार के प्रजातंत्र को ऑब्जर्व किया। एक और तो परिपक्व प्रजातंत्र थी, जिसका 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 प्रतिमान जिसका प्रमाण अमेरिका या ब्रिटेन या कुछ यूरोप के अन्य विकसित देशों में दिखाई देता है। दूसरी ओर जो है वो टिटुलर डेमोक्रेसी या अभिभावकीय प्रजातंत्र की बात की, जहाँ पर डेमोक्रेसी तो है परंतु डेमोक्रेसी उस रूप में नहीं है जिस रूप में इन देशों में है। तो भिन्नता क्या है? भिन्नता यह है कि वहाँ डेमोक्रेसी है परंतु डेमोक्रेसी की जड़ें बहुत गहरी नहीं है। डेमोक्रेसी वहाँ पर वहाँ के जो गार्जियंस हैं, जो लीडर्स हैं, उस पर डिपेंडेंट है। तो इस तरह से दो दो की बात, दो व्यवस्था की बात प्रजातंत्र में उन्होंने की है। इसके अतिरिक्त वर्गतंत्र में उन्होंने मॉडर्न ओलिगार्की, ट्रेडिशनल ओलिगार्की और कम्युनिस्ट सिस्टम की चर्चा की है। एक आधुनिक वर्गतंत्र है, परंपरागत वर्गतंत्र है, और जो है समाजवादी या साम्यवादी व्यवस्था है। तो इस तरह से उन्होंने जो है पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन के आधार पर जो है पूरे संसार की व्यवस्था को वर्गीकृत करने का काम किया, जिसको हम लोग डिटेल में दूसरे क्लास में देखेंगे। तो आज इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में